Hello everyone, welcome back to the Hindu Explainer सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे सैटरडे न्यूज़पेपर 13 नवंबर 2021 के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा इम्पोर्टेंट पेपर। आज के पेपर में भी कुछ ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जिस तरीके से अभी 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि पेपर बहुत ज्यादा खास कुछ चर्चाएं नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो भी चीजें हैं हम उनको एक एक करके समझ लेते हैं। आज के एडिटोरियल को तो मैंने रखा ही नहीं है ना। और यदि रखा भी है आप लोगों के लिए तो आप उसे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बाकी उसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवर अप करें। क्लियर। लेकिन जो भी चीजें हैं उसको आज हम देख लेते हैं फटाफट सारी चीजों को। पहला पेज जो कहता है वो उसमें हम देख लेते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था, है ना। और कल क्या, हम तो काफी दिनों से इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। कोप 26 के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है ना। नेगोशिएशन जो है रहा है, नेगोशिएटर जो एट द कोप 26 यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए किस तरीके का ये प्रोटेस्ट जो है ड्यूरिंग द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो के अंदर ब्रिटेन के अंदर हुआ, उस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है ना। क्या कहा जा रहा है कि भाई कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर साल आकर के इकट्ठे होते हैं, चाय बिस्किट लेते हैं और उसके बाद में सब अपने अपने जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इस चीज को लेकर के कि मतलब कि क्लाइमेट को लेकर के आप अवेयर हैं या नहीं है, उस पर काम चल रहा है या नहीं, इस चीज को मेन क्या रखा गया है, फोकस रखा गया है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर। कल क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है 12 नवंबर, आप सभी को ध्यान में रखना है। 31 अक्टूबर को ये समिट जो है इसे स्टार्ट किया गया था। 26 नंबर की ये समिट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूके ग्लासगो के अंदर। यूके यदि नहीं आए और स्कॉटलैंड आ जाए तो भी सही है आंसर, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंडक्ट कौन कराता है, तो ये मैं काफी बार आप लोगों से कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ चुका हूं। यूएन, है ना। FCCC के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आलोक शर्मा, भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके द्वारा इसको क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया। क्लियर। यूके की इस बार सपोर्टिंग कंट्री या पार्टनर कंट्री कौन रही है, तो इटली इसकी पार्टनर कंट्री रही है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है इसके अंदर। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वो क्या है, 2022 का एडिशन को लेकर के यहाँ पे सहमति बन चुकी है। 2022 यानी नेक्स्ट ईयर 27 नंबर की जो क्लाइमेट समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इजिप्ट के अंदर, है ना। शर्म एल शेख के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड 2023 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। 28 नंबर की जो समिट है इसको यूएई के अंदर होस्ट किया जाएगा। भाई ध्यान रखेंगे, यूएई। एंड 27 नंबर की जो होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो इजिप्ट के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आप लोगों को इसके अंदर रखना है। क्लियर। बात करें फर्स्ट समिट की। अब स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपके लोगों के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि व्हेन वाज फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड, तो आंसर इज 1995। फर्स्ट कोप के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोप 1 जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी बर्लिन जर्मनी के अंदर, ध्यान रखेंगे बर्लिन जर्मनी के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बात करते हैं क्या कहा गया है नेगोशिएशन को लेकर के। तो उम्मीद करता हूं ये वाली सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं, है ना। क्या कहा जा रहा है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कल के दिन हमने चर्चा की थी क्या कि इंडिया के द्वारा इसमें क्या कहा गया है। इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि हमें जो क्या बोल सकते हैं कि डेवलप्ड नेशंस को, यानी डेवलप्ड नेशन के द्वारा फंड्स को रेज करने को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि भाई आपको 100 बिलियन जो डॉलर है उसे आपको प्रोवाइड करना होगा। ये चीजें यहाँ पे कही गई हैं, है ना।
लेकिन इसमें मोदी जी का ये भी एक और कंसर्न रहा है कि भाई कि ये एक्चुअल में ये जो फंड है डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना? क्योंकि डेवलपिंग नेशंस का ये कहना है कि भाई कि डेवलप नेशन जितने भी हैं, है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट, अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज जो डेवलप अपने आप में बन गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करके ही यहाँ पर इस स्टेज पर आकर के पहुंची हैं। और हम क्या हैं, अभी हम डेवलपिंग नेशन हैं, अब हम डेवलप प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं, हमारे यहाँ देश में विकास के काम हो रहे हैं। जैसे कि इंडिया इंडिया एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इंडिया को क्या कहा जाता है? एक डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। चाइना को बोला जा सकता है डेवलपिंग नेशंस। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज अभी डेवलप होने की प्रोसेस में है। तो इसमें ये डिमांड की गई कि भाई कि इन डेवलप्ड नेशंस को हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए? क्लाइमेट फंड प्रोवाइड करना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर के बात की गई। तो डेवलप नेशन ने कहा कि भाई चलिए ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको सारा फंड प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है 2023-24 के अंदर ये फंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज कही गई है। कितना मिलेगा ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन इंडिया का ये कंसर्न है कि भाई ये तो आप 23-24 के अंदर प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन आने वाले 2025 के बाद देखिए, यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन भी होगा। यहाँ पे मैंने अभी पूरा कवर कर लिया है न्यूज़पेपर, इसलिए आपको अभी फोकस नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको जो पूरा आर्टिकल कह रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो मोदी जी का ये कहना है या इंडिया का ये कहना है कि ये फंड आप अभी तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे चल कर के भी इसी तरीके का आपको फाइनेंस प्रोवाइड करना है, ऐसा इंडिया का कंसर्न है भाई, है ना? या बाकी की डेवलपिंग नेशंस का ये कंसर्न बताया गया है। तो यही इस पूरे आर्टिकल में मेंशन किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो क्या है कि 2000 जो 22 की समिट है उसको इजिप्ट के द्वारा कराया जाएगा ऑर्गेनाइज, और 2023 की जो 28वें नंबर की कोप है उसको यूएई के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको सॉरी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है अगला आर्टिकल, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि चेन्नई तमिलनाडु के अंदर किस तरीके का हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिला है ना? तो वापस से इसी चीज को वापस से फ्रंट पेज पर इन लोगों के द्वारा कवर किया गया है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कि कहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में केरला में इस तरीके की परेशानी हमें देखने को मिली, अब साथ में तमिलनाडु के अंदर भी हमें इस तरीके का जो सिनेरियो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है अगले आर्टिकल? देखिए यहाँ पे जो जो स्टबल बर्निंग है ये ना होते हुए आपको दिखेगी इस बार, क्योंकि पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया है कि स्टबल जो बर्निंग है जिसको हम पराली कहते हैं। देखिए भाई, धान की कटाई होने के बाद का जो बाकी का हिस्सा खेत के अंदर बच जाता है ना, उस कल्टीवेशन लैंड के अंदर हार्वेस्ट होने के बाद में जो बच जाता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो इसको इस बार जलाने की वजह, देखिए पॉल्यूशन इससे बहुत होता है जब हम स्टबल बर्निंग करते हैं। तो ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए इस बार कुछ इस तरीके का एक्शन लिया गया है। और आप लोगों को अभी मैं थोड़े दिन पहले आपको याद आ रहा होगा कि एक पूसा नाम की एक कंपनी है जिसने एक कैप्सूल तैयार किया है, जिसके द्वारा 25 से 30 लीटर पानी के अंदर इन 4 कैप्सूल्स को डाल करके उसका स्प्रे करने से ये जो पराली है ये कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है। इस चीज को लेकर के कहा गया है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इसकी कटिंग की जा रही है ताकि पॉल्यूशन जो होता है हर साल बहुत ज्यादा ठंड के टाइम पीरियड में आपको दिल्ली और आसपास के जितना भी रीजन है जिसको हम एनसीआर रीजन बोलते हैं, वहां पे आपको स्टबल बर्निंग से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत देखने को मिलता है। क्लियर? जिसमें आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि भाई कि इस तरीके का कोहरा जो है वो जमा होता है ठंड के टाइम पे। तो वो कोहरा नहीं होता है, कोहरा तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें स्टबल बर्निंग की वजह से इतना धूल हो जाती है
है ना, इतना पॉल्यूटेड हो जाती है एयर कि भाई सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार इसकी क्या की जा रही है, कटिंग की जा रही है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, वर्कर कटिंग इज द स्टबल आफ्टर द हार्वेस्टिंग पैडी, है ना। तो धान की कटाई के बाद ये हिस्सा जो बच जाता है, जिसको वहां के किसान क्या करते हैं, सूखने के बाद उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखा गया है इसके अंदर। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रमोद चंद्र जो मोदी हैं, है ना। यहाँ पे ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रमोद चंद्र जो मोदी हैं। अ, इनको न्यू राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है भाई। इनको न्यू राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। देखिए 1982 बैच के ये आईआरएस ऑफिसर्स हैं, है ना। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के क्या भी रह चुके हैं, ये चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन। लेकिन राइट नाउ अभी सरकार के द्वारा इनका नया रिक्रूटमेंट किस चीज को लेकर के किया गया है, तो राज्यसभा, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर दो तरीके के हाउस होते हैं, ये चीज तो आप लोगों को पता होगी। फिर भी मैं बता देता हूं, काफी सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है अपर हाउस, है ना, अपर हाउस में यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। एक होता है लोअर हाउस, जिसको ही हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया है, किस किस देश से, तो ब्रिटेन से इसको कॉपी किया गया है ना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट का जिक्र जो मिलता है वो आर्टिकल 79 के अंदर मिलता है। क्लियर। अपर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 81 के अंदर देखने को मिलता है। पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर के बनती है। प्रेसिडेंट, देखिए भारत के प्रेसिडेंट इसका एक पार्ट होता है, जो कि आर्टिकल 52 के अंदर मेंशन किया गया है। मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़े से वर्ड्स आपको मैं बता रहा हूं, है ना। तो ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया है पार्लियामेंट, जिसको हम संसद कहते हैं, इसका आर्टिकल 79। और इसका जो अपर हाउस होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं, 80 में इसका कॉन्सेप्ट मिलता है। और लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, कॉमन हाउस कहते हैं, 81 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। पार्लियामेंट तीन लोगों से मिलकर के बनती है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है पार्लियामेंट का, संसद का। और आर्टिकल 52 यानी पार्ट 5 यहां से स्टार्ट हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। राष्ट्रपति डेजिग्नेशन यानी आर्टिकल 52 से यहाँ पे पार्ट 5 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पार्ट 5 की बात कर रहा हूं, जो कि मिलता है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, है ना। CAG तक का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। तो पार्ट 5 के अंदर 52 आर्टिकल जो कहता है वो ये कहता है कि भाई कि प्रेसिडेंट होगा भारत के अंदर, या भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होगा, या फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन कहलाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। दूसरा जिससे मिलकर के बनता है राष्ट्रपति के बाद अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो इन तीन चीजों से मिलकर के बनता है पार्लियामेंट। क्लियर। राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, तो 250 सीट्स होती हैं मैक्सिमम। क्लियर। लेकिन अभी राइट नाउ कितनी है, तो 245 राइट नाउ सीट्स हैं। प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, तो भाई 12 मेंबर्स को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। क्लियर। ध्यान रखना है आपको। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं मैक्सिमम, कितनी हो सकती हैं, तो 552, लेकिन अभी राइट नाउ कितनी है, तो 545 सीट्स अभी राइट नाउ है, जिनको जनता के द्वारा इलेक्ट करके सदन के अंदर पहुंचाया जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे मुझे। क्लियर। हाउ टू इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर, आगे का ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, तो 12 मेंबर्स को। राज्यसभा एक तरीके का कैसा सदन माना जाता है, कैसा हाउस माना जाता है, तो एक तरीके का स्टेबल, है ना, स्थायी सदन माना जाता है। परमानेंट इसको हाउस कहा जाता है, जो कभी भी भंग नहीं होता है ना, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल टेन्योर कितने इयर्स का होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 6 इयर्स के लिए राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है, ध्यान रखना। और लोकसभा कभी भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है ना। लेकिन लोकसभा लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, तो 5 इयर्स का टेन्योर होता है
है ना, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं, तो 5 इयर्स के लिए होकर के आते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, एमपीज होते हैं, उनका टेन्योर जो होता है वो 6 इयर्स के लिए होता है, 6 साल का होता है इनका टेन्योर। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, एज लिमिट वो रखी गई है, 35 की एज होना चाहिए। अपर हाउस में जाने के लिए एमपीज की एज होना चाहिए 30 इयर्स, और लोकसभा के लिए रखी गई है 25, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्लियर। उसके बाद में गवर्नर, इन तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, योग्यताएं रखी गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, है ना, उससे ज्यादा कितनी भी चल सकती है, इसके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं रखा गया है। इसके बाद बात करें अपर हाउस के लिए यानी राज्यसभा के लिए कितनी एज लिमिट होना चाहिए, तो 30 इयर्स होना चाहिए, एंड लोकसभा के लिए 25 ईयर होना चाहिए। बिल्कुल इसी की तरह स्ट्रक्चर होता है स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेचर का जो बॉडी होती है जिसको हम विधानसभा, विधान परिषद कहते हैं, बिल्कुल उसमें भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। वहां पे भी कौन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर सिस्टम के अंदर गवर्नर होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट होता है वैसे ही वहां पे गवर्नर होता है स्टेट के अंदर, है ना। अपर हाउस को बोलते हैं विधान परिषद, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, एंड लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा। ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल जिस तरीके से सेंटर के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है उसी तरीके से स्टेट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए, अब जब बात निकली है तो वो भी आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि विधान सॉरी जो स्टेट के अंदर जो विधान परिषद है वो हर राज्य में नहीं है ना, ये जिसको हम बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेट के अंदर हैं वो आपको बताना है, मतलब कितने ऐसे स्टेट्स हैं भारत के जहां पे विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है या लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट रखा गया है ना। जरूरी नहीं है कि हर राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट हो, लेकिन आज की डेट में कुछ स्टेट हैं जहां पर है, उन सभी के नाम आपको बताना है। तो ये तो हुई बात पार्लियामेंट के अपर हाउस की बात। तो यहाँ पे प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं, इनको राज्यसभा का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, पीपीके रामाचार्युलू इनका पूरा नाम है, इनको रिप्लेस किया गया है भाई। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक और कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस। ध्यान रखना है यार, राज्यसभा, आप लोगों को उनका भी आंसर्स मुझे बताना है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल? आर्टिकल ये कहता है कि भाई कि कोविड पैंडेमिक के टाइम पीरियड में जितना भी लंबा टाइम पैंडेमिक का रहा और उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचा, देखिए बिजनेस पर तो पड़ा ही पड़ा है, रोजगार पे ही पड़ा है ना, बहुत सारी चीजों पे असर देखने को मिला है, लेकिन एक और सबसे बड़ा असर जो एक एरिया की तरफ देखने को मिला है वो मिला है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल में कि स्टडी रिमोट एजुकेशन वाज द inaccessible टू मोस्ट चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे भारत के ऐसे लगभग काफी जो लोग हैं, जिनको बच्चे हैं, जिनको क्या नहीं मिल पाया है, इनको एक तरीके का ऑनलाइन जो प्रोविजन था स्टडी का, बिल्कुल इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने का जो तरीका था वो नहीं मिल पाया है। रिमोट एजुकेशन जिसको कहा गया है या डिजिटल एजुकेशन नहीं मिल पाया है। यहाँ पे देखिए क्या डेटा मेंशन किया गया है, ओनली 20% ऑफ स्कूल एज चाइल्ड, जिनकी बात कर रहे हैं चिल्ड्रन इन इंडिया, जिनको इस तरीके का एजुकेशन पैंडेमिक के टाइम पीरियड में मिल पाया है। यानी यहाँ पे एक और चीज बात की जा रही है कि भाई कि कोविड पैंडेमिक की वजह से काफी
काफी असर उन बच्चों के परिवारों पर पड़ा जिन जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनकी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के, है ना, उनके इंटरनेट प्लान को लेकर के, लैपटॉप को लेकर के, मोबाइल को लेकर के, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं इतना लंबा गैप इस पैंडमिक के टाइम पीरियड में देखने को मिला। इवन ये चीज भी हमें देखने को मिली कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस चीज को लेकर के, और जिन लोगों ने अपने बच्चों का एनरोलमेंट करा दिया था उन्होंने भी अपने बच्चों का नाम स्कूल से हटा लिया, यानी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया। ये सर्वे देखिए निकाला गया किसका, 7,000 हाउस होल्ड, मतलब 7,000 घरों का ये सर्वे किया गया, फेस टू फेस सर्वे किया गया, जिसमें ये कंडीशन हमें देखने को मिली है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान देनी है ना। तो ये चीजें बताई गई है कि भाई, और भारत सरकार के द्वारा इसमें एक और चीज कही गई है कि अब उन स्कूलों को इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि भाई कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उन बच्चों को टीच करने के लिए, जिनके पास में इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है, उनको स्कूलों के अंदर बुला करके उनको इस तरीके का डिजिटल एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर सर्वे के अंदर निकल करके आया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है भाई अगला आर्टिकल, देखिए, परमानेंट कमीशन फॉर 11 विमेन आर्मी ऑफिसर्स। यहाँ पे देखिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एग्री कर लिया गया है, ये ग्रांट कर दिया गया है कि भाई कि परमानेंट कमीशन के अंदर 11 विमेन आर्मी ऑफिसर्स को क्या किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। और ये कब हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार लगाई गई कि भाई कि भारत के अंदर भी वुमेन्स को आर्मी के अंदर, है ना, या डिफेंस के अंदर उनको परमानेंट कमीशन के अंदर अपनी सेवा को देने का पूरा पूरा अधिकार है, जिस तरीके से आप भारत के अंदर डिफेंस में मेल को देते हैं। ठीक है, तो ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद में सरकार ने कुछ चेंजेस अपनी डिफेंस के अंदर किए हैं, और उसमें उन्होंने ये एग्री किया है कि विमेन्स को अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के अलावा परमानेंट कमीशन के अंदर भी अब क्या दी जाएगी, जगह दी जाएगी। देखिए अब यहाँ पे आपको दो वर्ड सुनने को मिले होंगे, एक क्या लिखा गया है, एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक है परमानेंट सर्विस कमीशन, है ना। तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत में महिलाओं को आर्मी के अंदर कब परमिशन दी गई कि वो अपनी सेवाएं आर्मी के अंदर दे सकती हैं। तो आंसर आप लोगों को याद रखना है, 1992 में विमेन को शामिल किया गया डिफेंस के अंदर, आर्मीज के अंदर। लेकिन आर्मी में जब इनको शामिल किया गया तो इनको किसी भी तरीके के कॉम्बैट प्रोग्राम के अंदर इनको नहीं रखा गया। बाकी के जो दूसरे टेक्निकली जो डिपार्टमेंट है डिफेंस के अंदर, उनमें उनको एनरोल करके रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि विमेन्स को आप इतना कमजोर ना समझे, वो भी कहीं ना कहीं आज कैपेबल है, मेल से कहीं ना कहीं ज्यादा कैपेबल है कि वो कॉम्बैट प्रोग्राम के अंदर फाइट कर सकती हैं, है ना। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे कहा गया। फिर क्या हुआ कि विमेन्स को शामिल तो किया गया, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन का पहले कॉन्सेप्ट लाया गया, आई थिंक शायद 2006 के आसपास की बात है, कि 2006 में इनको क्या कहा गया कि भाई कि आप लंबे समय तक सेवाएं नहीं दे सकते हैं आर्मी के अंदर। कब तक दे सकती हैं, तो पहले इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको रखा गया था 10 साल के लिए ही विमेन्स जो है आर्मी के अंदर सेवाएं दे सकती हैं या जॉब कर सकती हैं, और वो भी उन नॉन कॉम्बैट जो प्रोग्राम है भारत के अंदर, जैसे हुआ नर्सिंग स्टाफ हुआ, इंजीनियरिंग काम हुआ, है ना, डॉक्टर स्टाफ हुआ, इन इन सारे कामों के अंदर टेक्निकली जो स्टाफ हुआ उसमें विमेन्स को ही सिर्फ भागीदारी दी जाती थी। किसी भी तरीके से कॉम्बैट यानी फील्ड लेवल का प्रोग्राम पे उनको शामिल नहीं किया जाता था। फिर बाद में ये कहा फिर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद में अब ये कहा गया कि भाई कि ये लंबे समय तक अब अपनी सेवाएं क्या कर सकती हैं, दे सकती हैं, इनको भी प्रमोट होने का पूरा पूरा क्या है, अधिकार है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में इनके लिए क्या रखा गया, प्रावधान 10 साल। फिर इसको आगे बढ़ा करके 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, है ना। कितने ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया,
4 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। मतलब विमेंस जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर सिर्फ अपनी सेवाएं 4 साल के, सॉरी 14 साल तक के लिए दे सकती हैं। लेकिन 2020 में नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सर्विस कमीशन का, जिस तरीके से मेल स्टाफ जो वर्क करता है कि रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट एज तक यानी 60 इयर्स तक अपनी सेवाएं क्या करते हैं वो लोग देते हैं। तो विमेन्स को भी परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर अपनी रिटायरमेंट एज तक काम करने का पूरा पूरा क्या दिया जाएगा, उनको अधिकार दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद सरकार के द्वारा एग्री किया गया। तो अब विमेन्स को भी क्या में शामिल कर लिया गया है, तो भाई परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर उन्हें शामिल कर लिया गया है, या परमानेंट कमीशन के तहत उनको अप्रूवल सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि हम आने वाले टाइम पीरियड में इसी तरीके से विमेन्स को भी अब 60 की एज तक, है ना। और दूसरा, अब उनको भी कॉम्बैट प्रोग्राम के तहत अब उनको क्या किया जाएगा, भारत के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो यही वो चीज है जिसके बारे में ये पूरी बातें जो लिखी गई हैं आपके आर्टिकल के अंदर, उस चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो जो भी आप लोगों की क्वेरीज है वो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं भाई, है ना, यदि नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको इसके अंदर अब कुछ भी डाउट होगा। क्लियर? चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि वो पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने आर्मी के अंदर ज्वाइन किया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन डिफेंस, इंडियन डिफेंस। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बताना है। आगे बात कर लेते हैं भाई, अगले आर्टिकल की तरफ क्या कहता है अगला आर्टिकल, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारे डिफेंस चीफ स्टाफ के द्वारा, CDS। ये आपको ये जो चेहरा दिख रहे हैं, ये आज से कुछ टाइम पहले यानी 2019 से पहले ये भारत के क्या हुआ करते थे, ये आर्मी चीफ हुआ करते थे, है ना। लेकिन फिर गवर्नमेंट के द्वारा एक नया एक पोस्ट को जनरेट किया गया जो कि 1999 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था कि इन तीनों सेनाओं के ऊपर भी एक कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें वो तीनों तीनों ग्रुप से या तीनों डिफेंस स्टाफ से क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और डिसीजन ले सके। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात ठीक की गई थी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में। खास करके ये जो गैप था वो हमें कहाँ पे देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी 1999 का जो कारगिल वॉर था वो हमने जीत तो लिया, लेकिन कई बार क्या था कि आर्मी जो हमारी थी, जो ग्राउंड लेवल पे वहां पे फाइट कर रही थी दुश्मनों से, यानी पाकिस्तान के साथ में हमारा जो वॉर था 26 जुलाई 1999, यदि आप लोगों को याद आ रहा हो, जिसके ऊपर अभी मूवी भी बनाई गई थी, है ना। कारगिल वॉर के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको नाम बताना है वो कौन सी मूवी थी। चलिए बात करते हैं। तो 1999 में क्या हुआ कि आपस में आर्मी जो है उनका कहीं ना कहीं गैप था अपने कम्युनिकेशन को लेकर के एयरफोर्स के थ्रू। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये नहीं बन पा रहा था, जिसको लेकर के भारत में ये चर्चाएं हुई कि हमें एक नया स्टाफ को क्रिएट करना चाहिए जो कि होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी तीनों डिफेंस स्टाफ का भी एक क्या होगा, रेगुलेटर होगा जो कि तीनों में सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन करते हुए चलेगा और सारे डिसीजन को अपने हाथों में रखेगा। जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन इन तीनों के अंदर भी आपस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक इस पोस्ट को जनरेट किया गया। और ये देखिए 1999 का ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनली 2019 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा पूरा किया गया, जिसको हम बोलते हैं एक नई पोस्ट को डेवलप कर लेना, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से जाना जाता है। और अभी राइट नाउ कौन है, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल विपिन रावत राइट नाउ अभी क्या है, डिफेंस स्टाफ है। तो इनके द्वारा अभी देखिए एक
एक समिट हम बोल सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको कॉकॉन कहा जाता है। द एनुअल साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग कॉन्फ्रेंस जो हुए, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था केरला की पुलिस के द्वारा। और ये वहां पर गए हुए थे, और जनरल विपिन रावत ने ये अपना मैसेज जो है, इनॉगल जो एड्रेस है, इसको यहाँ पे दिया, जो कि 14th नंबर का एडिशन था कॉकॉन का। इसमें इनके द्वारा ये कहा गया, जनरल विपिन रावत के द्वारा, कि साइबर जो क्राइम है पैंडेमिक के टाइम पीरियड में लगभग कुछ 500% के आसपास में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसे रोकने की जरूरत है भारत के अंदर, और अपने भारत के साइबर सिक्योरिटीज के नेटवर्क को स्ट्रांग करने की भी जरूरत है, ताकि हम इस तरीके के जो मालवेयर है या स्पाईवेयर है जो हैकिंग कर लेते हैं, इंटरनेट के सारे जो प्रोग्राम है या डेटास जो है उनको हैक कर लेते हैं दूर बैठे हुए। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत जीता जागता उदाहरण, जिसको हम बोलते हैं पेगासस, है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में था। मैं अब इस चीज से आप समझ जाइए कि क्या होती है हैकिंग। कि इजराइल के अंदर बैठा हुआ एक एनजीओ है, एक एनएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एक स्पाईवेयर को बनाया गया जिसका नाम है पैगासस। और उसने वहां से बैठे हुए, दूर दराज बैठे हुए, यानी इंडिया के अंदर बैठ करके उसने किसी व्यक्ति के मोबाइल को हैक कर लिया, और उसका पूरा फंक्शनिंग उस बंदे के कंट्रोल में या हैकर के कंट्रोल में चली जाता। उसी तरीके से चाइना चाइना ने भी काफी पैंडेमिक के टाइम पीरियड में इंडिया के जो साइबर जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं हैक करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में भी मेंशन किया है। तो विपिन रावत जी ने इस समिट के अंदर ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया को अब अवेयर होने की जरूरत है। इंडिया को अपने साइबर सिक्योरिटीज जो नेटवर्क है उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं, ताकि हम साइबर अटैक्स को इंडिया के अंदर क्या कर सकें, रोक सकें। क्योंकि इंडिया का बहुत सारा अब डेटा क्या होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है। आप लोगों ने देखा है कि अब हम बहुत ज्यादा डिमोनेटाइजेशन के बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच चुके हैं। भारत का जो भी पॉपुलेशन का डेटा है उसे हमें सिक्योर करना है। उसके बाद में अभी आप लोगों ने सुना आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत अब सारे लोगों का हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट होगा, जो कि डिजिटली तरीके से मेंटेन किया जाएगा, तो वो कहीं हैक ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिसमें आर्मी को लेकर के भी यहाँ पे बात की गई कि भाई कि आर्मी का भी काफी बड़ा डेटा हमारे पास सिक्योर रखा हुआ है, तो कहीं वो हैक ना हो जाए। क्योंकि स्पाईवेयर के थ्रू या मालवेयर के थ्रू जितने भी हैकर्स हैं उनका काम ही ये होता है कि किसी भी तरीके से उन देश के अंदर जाकर के उनके डेटा को हैक कर लेना, है ना, उस पर अपना कंट्रोल कर लेना। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। और मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बहुत सारी चीजें बताई है कि इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटीज है, साइबर सिक्योरिटीज जो है उसको लेकर के हमारे यहाँ पे कौन कौन से प्लान है जिसको भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये आप लोगों को अब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। भाई 2 से 3 आप लोग बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। मैंने आपको काफी सारी डिटेल साइबर सिक्योरिटी के जो टॉपिक आया था न्यूज़पेपर के टाइम पीरियड में, मैंने उसको समझाने में पूरी तरीके से कोशिश की थी आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली चीज भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखिए, ये कहा जा रहा है कि भाई मंडे के दिन यानी 15 नवंबर को जो फेस टू फेस जो डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, यहाँ पे बात की जा रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होंगे जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चाएं होंगी। खास करके क्लाइमेट समिट को लेकर के यहाँ पे बात होगी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था सबसे बड़े क्या है ये कार्बन एमिटर कंट्रीज हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चाएं होंगी कि भाई क्लाइमेट को लेकर के या एमिशन को लेकर के हमें किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा और क्या है आप लोगों को बता दूं कि भाई कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड से चाइना और ट्रंप के बीच में या अमेरिका के बीच में काफी बहुत गैप हमें देखने को मिला, एक दूसरे के अगेंस्ट में हमें देखने को मिला, खास करके ट्रेड को लेकर के, है ना।
और सिक्योरिटीज रीजन को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के ये दोनों कंट्रीज अपने कंसर्न्स को रखेंगी एक दूसरे के सामने। तो इसके बारे में आपको 15 नवंबर में और सारी चीजें निकल करके आएंगी जब ये एक दूसरे से फेस टू फेस क्या करेंगे, बातें अपनी रखेंगे। तो आज हाल फिलहाल ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें निकल करके कब आएंगी आपको ट्यूसडे के न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखने को 16 नवंबर में और ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो अभी से इस टॉपिक को दिमाग में बिठा लीजिए भाई, क्या क्या कहता है हमारा ये आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को ये लगता है, देखिए यूरोपियन यूनियन का पार्ट है पोलैंड। तो पोलैंड को ये कहा जाता है कि भाई कि जिस तरीके का जो बॉर्डर यहाँ पे ड्रील हमें देखने को मिल रही है ना, पोलैंड बॉर्डर के अंदर देख सकते हैं ये बॉर्डर बनी हुई है पोलैंड की, और बहुत सारे जो लोग हैं जो रेफ्यूजीज हैं वो इस बॉर्डर को तोड़ करके पोलैंड के अंदर क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, है ना। तो जिसको लेकर के यहाँ पे क्या कहा गया है, टेंशन बिटवीन मिन्स्क एंड ईयू, और ईयू के द्वारा ये कहा गया है बेलारूस को कि भाई कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों की चाल है, खास करके रशिया को टारगेट करते हुए ये कहा गया है कि रशिया और बेलारूस ये जैसी कंट्री नहीं चाहती हैं कि ईयू जैसा नेटवर्क इस टाइम पीरियड में हो, क्योंकि इस तरीके का जब सिक्योरिटीज को लेकर के या बॉर्डर डिस्प्यूट जब बढ़ेगा, है ना, ईयू नेटवर्क कंट्रीज के अंदर, तब बाकी की कंट्रीज भी ये सोचेंगी भाई सिक्योरिटीज रीजन को लेकर के कि भाई कि हम इस ग्रुप को क्यों चलाएं या आगे हम इसको क्यों कंटिन्यू करें, है ना। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे इस कंसर्न को रखा गया है। और यहाँ पे काफी सारे रेफ्यूजीज हैं जिनको ये कहा गया है कि भाई कि आप ईयू के अंदर क्या हो जाएं या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप क्या हो जाएं, माइग्रेट हो जाएं। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं। और ये वही रिफ्यूजीज हैं जो कहाँ से गए हुए हैं, ये वेस्ट एशिया कंट्रीज से या अफ्रीकन कंट्रीज से ये कहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, बेलारूस और रशिया, और रशिया और बेलारूस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि भाई कि अब आप लोग कहाँ पर पहुंच जाइए या अपनी आवाजों को उठाइए इन बॉर्डरों को क्रॉस करके। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है ना। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ रशिया और पोलैंड के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई। रशिया और पोलैंड के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में एक लाइन को ड्रॉ किया गया था, जिसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, कर्जन लाइन कहा जाता है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई। कर्जन लाइन जो है इसको ड्रॉ किया गया था, सॉरी, कर्जन जो लाइन है इसको ड्रॉ किया गया था आई थिंक 1917 के टाइम पीरियड में इसको ड्रॉ किया गया था बिटवीन पोलैंड और रशिया के बीच में, क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था यूएसएसआर का, तो बेलारूस पार्ट हुआ करता था यूएसएसआर का। तो ये जो लाइन है बॉर्डर लाइन, ये किसके बीच में ड्रॉ की गई थी, तो ये की गई थी पोलैंड और रशिया के बीच में। अब पोलैंड और जर्मनी के बीच में भी एक बॉर्डर लाइन है, उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए भाई। पोलैंड और जर्मनी के बीच की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है हिंडनबर्ग लाइन कहा जाता है भाई, ध्यान रखना हिंडनबर्ग लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। तो ये इंटरनेशनल लाइन आपको याद रखना है। बेलारूस जाना जाता है किस चीज के मामले में, आप लोग मुझे बता रहे हैं भाई। अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया था जिसमें बेलारूस जो है वो टॉप पर था, ध्यान रखना है आप लोगों को, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला टॉपिक, क्या इंपॉर्टेंट है कुछ अगले पार्ट में। तो इकोनॉमी वाला पेज आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे अपनी तरफ से तो नहीं लगा है इसके अंदर। आगे बात करते हैं, एडिटोरियल पेज को भी सिर्फ आपको पढ़ना है। यहाँ पे भी देखिए कोप 26 के बारे में बात की गई है। अब ये इसे क्लोज कर दिया गया है इस समिट को, तो इंडिया के कंसर्न को रखा गया है। कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, 5 फोल्डेड जो प्लान है इंडिया के उसको वापस से इसके अंदर मेंशन किया गया है। क्लियर। तो ये चीजें इसके अंदर रखी गई हैं, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शशि थरूर जी के बारे में, नेहरू जी की के बारे में लिखा गया है, ठीक। और इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा एडिटोरियल पेज के अंदर आज मुझे। तो आज हम हमारे सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं भाई। इसके बाद में हम फिर नेक्स्ट
एनालिसिस सीरीज में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आई हैं, है ना? ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैव a nice day to all.